हेलो व्यूवर्स, जैसा कि आपको जानकारी है, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन उत्तर प्रदेश ने नोटिफिकेशन 2021 पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए जारी कर दिया है। कैलेंडर पूर्व में ही आ चुका है और कैलेंडर के अकॉर्डिंग 13 जून को जो है वो परीक्षा होगी प्रीलिम्स की, और 3 अक्टूबर से मेंस की जो है परीक्षा होगी। अगर हम दोनों पेपर का एनालिसिस करें तो अभी अगर प्रेजेंट टाइम से हम देखें तो लगभग 7.5 महीने या 215-25 दिन आपके पास हैं। और इसी प्रकार से अगर प्री के बाद का मेंस का टाइम देखें तो लगभग 105 दिन या 3.5 महीने आपके पास हैं। और ऐसी स्थिति में अगर आप 6 to 8 मंथ की अगर इंटीग्रेटेड अप्रोच बना करके तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली आपको काफ़ी बेनिफिट होने जा रहा है। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए स्मार्ट कैप्सुलेटेड एनालिसिस एससीए के थ्रू मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि इंग्लिश माध्यम के जो एस्पायरेंट्स हैं वो किस प्रकार से प्रिपरेशन करते हैं। अगर उस मैथडोलॉजी को हिंदी मीडियम के जो एस्पायरेंट्स हैं अगर अप्लाई करें तो डेफिनेटली दे कैन सिक्योर मोर कंसोलिडेट सिचुएशन इन द मेंस एंड फाइनल रिजल्ट। उसके लिए आपको इस 55 नेक्स्ट जो स्लाइड्स है जीएस पेपर 1 के एनालिसिस के लिए, जिसमें जितने भी टॉपिक हैं लगभग 12 टॉपिक्स जीएस पेपर 1 में दे रखे हैं। और जीएस पेपर 1 के 12 टॉपिक के जो सब टॉपिक हैं वो 40 टॉपिक हैं। अगर हम इन सारे टॉपिक्स का एनालिसिस करें और किस टॉपिक के किस सब टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं मेंस में, अगर इसका आपको आइडिया हो जाए तो पूरा की पूरा आपके लिए प्रिडिक्शन करना आसान हो जाएगा कि आप कौन से संभावित टॉपिक हैं जो हमारे मेंस के लिए जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं और पूर्व के जो पेपर है उनसे कहाँ से रिपीट हो सकते हैं, वो तो आपको देखना ही देखना है। लेकिन इसको करने के लिए आपको नेक्स्ट 55 जो स्लाइड्स पे हम जा रहे हैं एनालिसिस करने, उसको देखिए। सिलेबस आपके माइंड में इम्प्रिंट होना चाहिए। हमारा प्रयास रहेगा कि हम पूरे पेपर को आपके माइंड में छाप दें और आपको मालूम हो कि टोटल 12 जो टॉपिक हैं और उनके जो सब टॉपिक मिलाकर के 40 टॉपिक्स हैं, उन सबको आपको समझना है। और जब आप कोई न्यूज़पेपर द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या कोई हिंदी का आप दैनिक भास्कर, नव भारत टाइम्स पेपर पढ़ रहे हैं प्रमाणिक, जहाँ से आपको अथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है, फिर आप उन करंट अफेयर्स को रिलेट कर पाएंगे अपने जीएस के सिलेबस के साथ। और इसी के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए ये पूरा हमारा प्रयास है कि आप उसको देखें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो प्रीलिम्स की परीक्षा है वो फिल्टर एग्जामिनेशन है। वो फिल्टर एग्जामिनेशन करता है। यहाँ पर करीब 5 to 6 लाख फॉर्म अपेयर में करते सबमिट किए जाते हैं। लगभग 3 to 4 लाख लड़के अपेयर होते हैं, जिसमें से 13 टाइम्स जो है अब आयोग ने नए परिवर्तन के अनुसार कर दिया गया है वैकेंसी के। तो कुल मिलाकर के आप मान के चलिए कि 400 वैकेंसी प्लस आई हैं, ये 600 वैकेंसियाँ हो सकती हैं। तो अगर हम इस 600 वैकेंसी को मान के चले हैं तो लगभग 8 से 10 हज़ार लड़के जो हैं आपके बुलाए जाएंगे मेंस एग्जामिनेशन के लिए। और आप इसके बाद यहाँ पर जो मेंस क्वाली लिखेंगे उसमें लगभग दो गुने, अगर 600 सीटें होंगी तो लगभग 1200 लोग जो है इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। तो आप अनुमान लगा सकते हैं पेपर कितना टफ होता है। और ये सीए की परीक्षा नहीं है कि आपने एक स्टेज क्लियर कर लिया तो अब आपको नेक्स्ट स्टेज ही क्लियर करना है। पीसीएस या सिविल सर्विसेज के एग्जाम की सबसे बड़ी जो बाधा है वो यही है कि जब आप प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों आपको एक साथ हैट्रिक करनी होती है। अगर आप किसी भी स्टेज पर स्क्रीन आउट हो जाते हैं तो आपको फिर से जो है प्रीलिम से ही शुरुआत करनी होगी। नाउ कम टू द पॉइंट एंड स्टार्ट द वीडियो। स्टार्ट द वीडियो। नेक्स्ट स्लाइड, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। अगर हम इसकी बात करें तो इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर ये हमारा टॉपिक एक है। इसी तरीके से कल्चर एक टॉपिक है, हिस्ट्री है, इसी प्रकार ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, सोसाइटी है और यूपी स्पेशल है। ये हमारे जो है मेन टॉपिक है और इनसे जुड़े हुए इन टोटल टॉपिक्स की जो संख्या है वो 12 है। और इसके से जुड़े हुए जो है 40 जो है सब टॉपिक हैं। और अभी हम देखेंगे कि पूर्व के जो 2018, 19, 20 में पेपर पूछे गए हैं तो प्रश्न कहाँ से आए हैं, एक आइडिया आपको पूरा मिल जाएगा कि किस तरीके से सिलेबस आपको समझना चाहिए। नाउ कम टू दी नेक्स्ट स्लाइड। Strategy how to approach the GS paper 1. GS paper 1 broadly covers Indian heritage and culture, history and geography of the world and society. ये हमारा मेन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये 12 टॉपिक हैं, अराउंड 40 सब टॉपिक जैसे कि मैंने बताया। और आपके लिए करना क्या है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल जो है आपकी पूरी प्रिपरेशन के लिए, वो ये है कि सभी टॉपिक को आप अच्छी तरीके से जानते हो, आपको मेमोराइज हो गए हो। और अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा कि किस प्रकार से आप जो है उन चीज़ों को लेकर चल सकते हैं। अगर हम पहले कुछ प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस को देख लें जीएस पेपर 2018 में, तो 2018 की अगर हम पेपर की बात करें तो 2018 में एक प्रश्न आया है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर
इन द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड पीस। 8 नंबर का क्वेश्चन था, डिस्कस द सोल्यूशन ऑफ अर्बन प्रॉब्लम। इसी प्रकार गिव एन अकाउंट ऑफ द मिनरल्स फाउंड इन उत्तर प्रदेश, इनुमरेट द कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एलिमेंट फॉर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट, और गिव ए जियोग्राफिकल अकाउंट बुंदेलखंड एग्रीकल्चर रीजन, और गिव एन अकाउंट ऑफ प्राइमरी टारगेट उत्तर प्रदेश टूरिज्म पॉलिसी। अगर हम इसकी बात करें, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अभी हम एक एक चीज़ों को उठाएंगे आपको और बताएंगे कि किस प्रकार से ये पूरे पेपर को हमारे डिफाइन करेगा। अगर हम 2019 की बात करें तो डिस्क्राइब द कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रयागराज इन एंशिएंट इंडिया, ये 2019 के पेपर में है। राइट ए नोट ऑन द रोल ऑफ द अर्बन प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ द बेसिक सिविक एम्यूनिटीज इन स्लम, यानी स्लम क्षेत्र में जो नगरीय सेवा जो एम्यूनिटीज सुविधाएं होती हैं उनका हम किस तरीके से प्लानिंग करना चाहिए और विकास करना चाहिए। एवेल्यूएट द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड रोल ऑफ द वुमेन इन पॉपुलेशन कंट्रोल इन उत्तर प्रदेश, जनसंख्या से जुड़ा हुआ प्रश्न है। व्हाट इज द हेरिटेज और अंडरलाइन इट्स इंपॉर्टेंस इन उत्तर प्रदेश इन टर्म्स ऑफ द टूरिज्म, जो उत्तर प्रदेश के हेरिटेज है, साइट्स हैं और उनका टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पोटेंशियल है, क्या क्षमताएं, उससे जुड़ा हुआ प्रश्न है। एक्सप्लेन द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स विच हैव अट्रैक्टेड रिफ्यूजीज टू सेटल देम इन ए डिफरेंट पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, जो शरणार्थी उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जो बसे हैं आकर के, और उसके पीछे क्या कारण रहा है, जो भौगोलिक कारण क्या रहा है। गिव एन अकाउंट ऑफ माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश विद एग्जाम्पल, आपको जो इरिगेशन सिंचाई की जो लघु सिंचाई योजनाएं हैं उनके बारे में इसमें प्रश्न पूछा गया है। इंडियन कल्चर इज द सिंबल ऑफ द यूनिटी डाइवर्सिटी, यानी जैव विविधता से हमारी जो हमारी कल्चरल विविधता है, यानी यूनिटी डाइवर्सिटी यूनिटी की बात है। इसका प्रश्न है डिफाइन अर्बनाइजेशन, डिस्कस द प्रॉब्लम काज्ड बाय द फास्ट पेस ऑफ अर्बनाइजेशन, जो तेजी से हमारा नगरीकरण हो रहा है उससे जुड़ा हुआ प्रश्न है। डिस्कस द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट इन द गंजेट प्लेन, और गंगा घाटी के अंदर जो हमारा नगरीकरण का सेटलमेंट है वो उससे जुड़ा हुआ प्रश्न है। अगर हम नेक्स्ट चले जीएस पेपर 20 में, तो राइट ए नोट ऑन द टाउन प्लानिंग ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये भी हमारे आर्ट एंड कल्चर के ही सेगमेंट से जुड़ा हुआ, टॉपिक नंबर 1 से जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ मैं टॉपिक नंबर 1 की बात कर रहा हूँ। वैल्यूएट द व्यूज ऑफ गांधी ऑन द वर्णा सिस्टम, ये टॉपिक 3 और 1 को मर्ज करके बनाया गया है। टॉपिक 3 जो है हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जो है कंट्रीब्यूशन ऑफ पर्सनालिटीज़ जो है, इवेंट पर्सनालिटीज़ और कंट्रीब्यूशन, ये सारे टॉपिक दे रखे हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर गांधी पर्सनालिटी है और वर्णा सिस्टम जो है हमारा कल्चरल एस्पेक्ट से जुड़ा हुआ है, जो कि लिटरेचर के पार्ट से जुड़ा हुआ है, रिलीजियस लिटरेचर से जुड़ा हुआ है। तो दोनों को इन्होंने जो है मर्ज कर दिया और मर्ज करके एक प्रश्न पूछा है। आप हिंट समझ सकते हैं कि हम किस प्रकार का वीडियो आपके सामने एनालाइज करने जा रहे हैं। डिवाइड उत्तर प्रदेश इनटू मेजर फिजिकल रीजन्स एंड डिस्क्राइब द ज्योग्राफिकल फीचर ऑफ द भारत एंड तराई रीजन, तो भाबर और तराई से जुड़ा हुआ उत्तर प्रदेश के रीजन के बारे में पूछा गया है। व्हाट इज स्मार्ट सिटी, देखिए स्मार्ट सिटी 2018 में भी था और 2020 में भी स्मार्ट सिटी है। अर्बन स्लम से जुड़े हुए प्रश्न 2019 में, तो सिटी का प्रश्न लगातार पूछा जा रहा है। अर्बन सिटी स्मार्ट सिटी मिशन डिस्कस द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिटीज ऑफ द ईस्टर्न उत्तर प्रदेश सिलेक्टेड अंडर द स्कीम, और फिर डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ मेजर टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ बुंदेलखंड। बुंदेलखंड 2018 में भी है, 2019 में भी, 20 में भी है। अंडरलाइन द चेंजेस हैपनिंग ग्रेजुअली इन द सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, और ये इरिगेशन से जुड़ा हुआ जो है प्रश्न है, सिंचाई सुविधाओं से जुड़ा हुआ प्रश्न है, और ये 2018 में भी पूछा गया था। नाउ कम टू द टॉपिक, अब ये टॉपिक 1 है। अब ये आपने पूर्व में पूछे गए जो प्रश्न थे टॉपिक 1 से जुड़े हुए हमने लिए हैं। आगे के जो स्लाइड्स हैं उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं टॉपिक 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, वहाँ पे मैंने प्रश्नों को नहीं लिया। यहीं से हम आपको एक पूरी थीम दे देंगे और फिर आप वो वर्क खुद भी कर सकते हैं, सक्षम हो जाएंगे ऐसा करने के लिए। इंडियन कल्चर विल कवर, एक सेकेंड, अब इंडियन कल्चर, यहाँ पे इंडियन कल्चर की बात आ रही है, तो जब कल्चर की हम बात करेंगे तो कल्चर का जो साइलेंट फीचर है, यानी सब टॉपिक जो है उसको हमें समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर आर्ट फॉर्म्स हैं जैसे गांधार कला, मथुरा कला शैली, अमरावती कला शैली, इसके अलावा जो स्टोन एज में जो कला शैलियाँ भीमबेटका वगैरह से मिली हैं, तो ये आर्ट फॉर्म्स आ जाती हैं और ये मॉडर्न टाइम तक हैं। लिटरेचर में हमारे आ जाएंगे बुद्धिस्ट लिटरेचर को पूछा गया था अभी 2018 के पेपर में। इसी तरह से आर्किटेक्चर, हड़प्पा सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ पूछा गया था। ये सब टॉपिक है, तो ये एंशियंट टू मॉडर्न टॉपिक तक है। अब अगर हम उनको यानी हिस्ट्री अगर हम पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री पढ़ते वक्त हम अगर ये ध्यान रखें कि उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ अगर कोई हिस्ट्री का टॉपिक है वो प्रोमिनेंट है तो हम उसको उत्तर प्रदेश से ज़रूर रिलेट करके पढ़ें। जैसे इंडस सिविलाइजेशन पढ़ रहे हैं तो इंडस सिविलाइजेशन में जो साइट्स उत्तर प्रदेश में मिली हैं जैसे हुलास खेड़ा, तो आप उसको वहाँ से रिलेट करके ज़रूर पढ़िए। और इसका जो वेटेज है
उत्तर प्रदेश में अगर यूपीएससी की बात करी जाए तो यूपीएससी में 30 से 35 मार्क्स का ही इसका वेटेज है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसका वेटेज काफ़ी दिखाई दे रहा है। तो आप अगर इसको इस पॉइंट ऑफ से लेकर के पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत बेनिफिट होगा। नाउ नेक्स्ट, मोर ओवर द क्वेश्चन आस्क द ओपिनियन बेस्ड एंड नॉट फैक्चुअल। अब इन सारे प्रश्नों को क्या, जैसे टूरिज्म से जुड़ा हुआ प्रश्न है, गांधार कला से जुड़ा प्रश्न है, या बुद्धिस्ट जो टीचिंग्स हैं यानी बुद्धा की जो शिक्षाएं हैं उनसे जुड़ा हुआ प्रश्न है, ये सब फैक्चुअल नहीं है। आपको इन्हें एक ओपिनियन बेस्ड लिखना है, और इनके लिए जो इम्पोर्टेंट सोर्स हैं, बुक्स हैं आर्ट एंड कल्चर के लिए, वो एनसीईआरटी की बुक्स सफिशिएंट है। और साथ में आप जो नेशनल ओपन स्कूल्स की बुक्स हैं, जो नॉस की बुक्स हैं, वो भी बहुत ही प्रमाणिक और अच्छी बुक्स हैं, आप उनको भी अपनी स्टडी बेस बना सकते हैं। लेकिन इसमें कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं वो हम आपको बता देते हैं। पूरी बुक एज ए होल इस टॉपिक के लिए आपको नहीं पढ़नी है। अमंग एनसीईआरटी बुक्स वन इंडिस्पेंसिबल सोर्स ऑफ रीड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बिफोर प्रोसीडिंग टू एनी सोर्स इज क्लास 11th एनसीईआरटी। अगर हमें आर्ट एंड कल्चर के सिलेबस को प्रिपेयर करना है तो क्लास 11 की जो एनसीईआरटी है उसको आप अपना बेस बनाइए। एंड इनटू द इंडियन आर्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। इसके बाद अगर हम आगे नेक्स्ट चलें तो देन रीड द फॉलोइंग एनसीईआरटी बुक्स। इसके बाद कई और एनसीईआरटी बुक्स हैं, उसको आप देखते चलिए। और जो आप इसके साथ हिस्ट्री के लिए यानी जो है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, चाहे आप स्पेक्ट्रम की पढ़िए और चाहे बिपिन चंद्रा पढ़िए मॉडर्न हिस्ट्री और फ्रीडम हिस्ट्रिकल, आप किसी एक बुक को बेस बना करके जहाँ जहाँ पे भी आपको इंडियन आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हुआ कोई भी स्टडी मटेरियल मिलता है तो उसे आप पेन डाउन कर लीजिए, या उतने पोर्शन को फोटोस्टेट कॉपी करा के अपने पास अलग से रख लीजिए और मेन पॉइंट्स को हाईलाइट कर लीजिए। बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल आपको इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ओपिनियन बेस्ड प्रश्न आएंगे, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं पूछी जानी है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और प्रीलिम्स में आपको जो क्वेश्चन करना है वो बुक तो आपके पास है ही है, एक फैक्ट फाइल हिस्ट्री की आपके पास होगी, आप लूसेंट या किसी करंट पब्लिकेशन की भी फैक्ट फाइल आती है उसको लेकर के आप देख सकते हैं, वो आपके लिए सफिशिएंट होगा। और सबसे महत्वपूर्ण तो घटना चक्र है, अगर घटना चक्र के पूर्वावलोकन और उनका जो नीचे विश्लेषण दिया रहता है अगर आपने उसे कर लिया तो फिर कोई भी प्रश्न आपका चाहे अवधारणात्मक हो या फैक्चुअल तथ्यात्मक, दोनों ही प्रश्न आपके आसानी से हल हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम चलें तो देखिए यहाँ पर ध्यान देना है कि हिस्ट्री, एक सेकेंड, ये हिस्ट्री की जो बुक है, अब ये हिस्ट्री आवर पास्ट, ये क्लास 6 की है, और ऐसी क्लास 7 की आवर पास्ट पार्ट 1, और क्लास 8 की आवर पास्ट पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, और इसी प्रकार से क्लास जो है 12th की थीम, इसका चैप्टर 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसी थीम इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, और 12th की थीम इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। और यहाँ जो जो चैप्टर 2-3 हैं इनको आप अच्छे तरीके से, विशेष करके थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2, यहाँ पे शुरुआत के जो 2-3 चैप्टर हैं वो आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए हैं। अगर आप इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपका आर्ट एंड कल्चर का पूरा पोर्शन तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही साथ आप नॉस की बुक जो है उन्हें भी आर्ट एंड कल्चर के लिए दे सकते हैं, बहुत ही सफिशिएंट है। वैसे तो अगर आप बात करें तो इंडियन आर्ट एंड कल्चर में सिंघानिया सर की भी एक पुस्तक है, बहुत ही अच्छी, टाटा मैग्रा में आती है। लेकिन ये अगर आप पढ़ लेंगे, चूंकि आपको ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर राइट करने हैं, इसलिए ये बहुत ही आपके लिए ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। नाउ टॉपिक 2 पर आ जाते हैं। ये मैंने आपको प्रश्न जो बताया, अब टॉपिक 2 में हम आपको वो प्रश्न लेकर के नहीं आएंगे, सिर्फ हम आपको सिलेबस के मेन टॉपिक और सब टॉपिक बताएंगे कि कितने महत्वपूर्ण ये टॉपिक आपके लिए हैं। यहाँ पर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट, सिग्निफिकेंट इवेंट्स एंड पर्सनालिटीज एंड इश्यूज। देखिए यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है जो है, अब हम इस टॉपिक में पूर्व वर्ष के जो प्रश्न आए हैं वो उनको इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो का साइज बड़ा हो जाएगा। आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे खंड 1 से यानी टॉपिक नंबर 1 से, वैसे ही टॉपिक 2 से भी प्रश्न आए, उनको आप सिलेबस देख करके रिलेट कर सकते हैं, या लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर के पेपर से खुद भी रिलेट कर सकते हैं। मैंने आपको एक वे बताया, हम पेपर का जो सिलेबस है उसे आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है शुरू होती है कहाँ से, मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी। मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी आप इसको 1750 मान सकते हैं, या 57 जहाँ से प्लासी की जो लड़ाई हुई है वहाँ से आप इसको शुरू कर सकते हैं। और फिर इसमें शामिल क्या करना है, इसमें शामिल आपको जो करना है प्रेजेंट सिग्निफिकेंट इवेंट्स, यानी महत्वपूर्ण जो घटना है, जैसे कि 1857 का विद्रोह, ये एक महत्वपूर्ण घटना है। पर्सनालिटीज़ की अगर बात की जाए, जैसे गांधी जी हो गए, नेहरू हो गए, एनी बेसेंट हो गई, ये पर्सनालिटीज़ हो गई। इश्यूज़, मुद्दे जो हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इल्बर्ट बिल विवाद जो था, इल्बर्ट बिल विवाद जो था वो एक इशू हो गया।
इसी वजह नेहरू रिपोर्ट, ये भी एक इशू था। संविधान बनाने की चुनौती, ये भी एक इशू था। तो ये सारे इश्यूज हो गए। इसी प्रकार से जो विभिन्न एक्ट आए हैं वो सारे इश्यूज थे, उनसे जुड़े हुए कारण और समस्याएं थी। तो हमें इन सारी चीज़ों पर ध्यान देते हुए अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट स्लाइड। इसके लिए, इस प्रिपरेशन के लिए कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट रहेगी? ऑल इंपॉर्टेंट इवेंट्स on contribution of personalities that are significant and have had important impact on nation till now। हमें उन सारी महत्वपूर्ण घटनाओं को तैयार करना है, कंट्रीब्यूशन जो पर्सनालिटीज़ के रहे हैं उनको तैयार करना है, और उनका सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण प्रभाव क्या, जैसे कि सांप्रदायिकता का प्रश्न है, उसका प्रभाव अभी तक चला आ रहा है। भारत का जो बंटवारा हुआ, विभाजन जो हुआ, उस विभाजन का प्रभाव आज भी हमारे देश की राजनीति को प्रभावित कर रहा है। तो हमें इस तरीके से पढ़ना है ताकि एक एक चीज़ें बिल्कुल क्लियर हों, और जब उससे रिलेटेड कोई करंट चीज़ हमारे सामने आए तो हम अपने सिलेबस के टॉपिक और सब टॉपिक से, जीएस पेपर 1 से उसको रिलेट कर सकें। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। अगर आप ऐसा ध्यान दे करके स्टडी करेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेबस आपके लिए बिल्कुल एक स्पिन हो जाएगा। आप सिलेबस को अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रीलिम्स की प्रिपरेशन नहीं हो रही, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन भी हो रही है। प्रीलिम्स के लिए एक्स्ट्रा आपको जो है घटना चक्र का जो मैंने बताया पूर्वावलोकन और कुछ फैक्ट फाइल्स आप रख सकते हैं, खास करके हिस्ट्री के लिए। बाकी आप पूर्वावलोकन अगर कर लेंगे तो, और लक्ष्मीकांत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है अगर वो डिटेल में आ जाता है, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो आप साथ में जो है बेयर एक्ट ले सकते हैं, उससे भी आपका काम चल जाएगा। जस्ट रिलाई ऑन अबव मेंशन एनसीईआरटी, जो मैंने अभी आपको एनसीईआरटी की लिस्ट जो बताया था टॉपिक 1 में, उनको आपको रेफर करना है। करंट अफेयर्स एंड एडवांस एकेडमिक बुक की अगर हम बात करें तो एडवांस एकेडमिक बुक में जो है बिपिन चंद्रा इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो कि 1947 के बाद का रामचंद्र गुहा या बिपिन चंद्रा ने भी जो है एक किताब लिखी, इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। इस पुस्तक को भी आप इसके 6 to 12 जो है चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उनको आप पढ़ सकते हैं इंडिया आफ्टर पार्टीशन या इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस के लिए। नेक्स्ट अगर हम टॉपिक 3 की बात करें तो यहाँ फ्रीडम स्ट्रगल है। देखिए मॉडर्न इंडिया और फ्रीडम स्ट्रगल दो चीज़ें एक होते हुए भी अलग अलग है। मॉडर्न इंडिया में सारे इवेंट्स आ जाते हैं, सारे स्ट्रगल्स आ जाते हैं, सारी पर्सनालिटीज़ आ जाती हैं, लेकिन फ्रीडम स्ट्रगल के अंतर्गत जो हमारी स्वतंत्रता का अभियान था, स्वतंत्रता का जो आंदोलन था, उसको इसमें इंक्लूड किया गया। और उससे जुड़े हुए जितने कंट्रीब्यूटर्स हैं और किस क्षेत्र में हमारी यानी क्षेत्र वाइज भी हमारा संविधान का जो स्वतंत्रता आंदोलन जो रहा, उसकी भूमिका को भी देखना है। कंट्रीब्यूटर्स को भी हमको देखना है कि किन किन पर्सनालिटीज़ ने दिया है, और जो इसके स्टेजेस हैं, जैसे प्रथम चरण स्वतंत्रता का, द्वितीय चरण या कांग्रेस का प्रथम चरण, उदारवादी चरण, द्वितीय चरण, क्रांतिकारी चरण। तो ये सारी चीज़ों को हमें सबको एक साथ रिलेट करके देखना है कि किस तरीके से हमारा स्वतंत्रता आंदोलन आगे बढ़ा। उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम प्रिपरेशन करेंगे तो सारी चीज़ें आपके सामने स्पष्ट और क्लियर होंगी। फिर दिस टॉपिक डिमांड स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल एंड इट्स वेरियस फैसेट। जो स्वतंत्रता आंदोलन के विभिन्न रूप थे, जैसे वामपंथी आंदोलन भी था, क्रांतिकारी आंदोलन भी था, उदारवादी आंदोलन, उग्रवादी आंदोलन, गांधी पीरियड। तो ये सारे जो इसके एस्पेक्ट्स हैं, और फिर अलग अलग जैसे होम रूल्स, आपका असहयोग आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, इसी के साथ आपका जो स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले हुआ। तो वो सारी चीज़ें जो हैं आपको स्टेप बाय स्टेप, और उसके जितने भी पक्ष हैं, आयाम हैं, डायमेंशंस हैं, उन सबको आपको इंक्लूड करते हुए चलना है। और टॉपिक 3 आपका जो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, टॉपिक 2 मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, जबकि टॉपिक 3 जो है फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़ा हुआ है। टॉपिक 1 किससे जुड़ा है? टॉपिक 1 जो है आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा है। अब अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या कहीं से भी कोई करंट आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो आप उसको रिलेट कर सकते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट स्लाइड। इसमें जैसे मैंने बताया कि ये सारी बुक्स जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। टॉपिक 4। अब टॉपिक 4 पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री, चैप्टर 6 to 12 ऑफ द इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, बिपिन चंद्रा। यानी टॉपिक 4 में जो है अगर आप देखिए तो पूरा एक पैटर्न आ रहा है। पहले आर्ट एंड कल्चर जो कि एंशियंट टू मॉडर्न टाइम तक, फिर उसके बाद टॉपिक 2 में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, टॉपिक 3 में इंडिपेंडेंस का यानी हमारा फ्रीडम स्ट्रगल,
और टॉपिक 4 क्या आ रहा है, आफ्टर इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन, क्योंकि भारत जब स्वतंत्र हुआ तो बहुत सारी रियासतें थी, 500 प्लस रियासतें थी, उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल के कुशल नेतृत्व में देश के साथ एकीकृत किया गया। फिर उसमें हैदराबाद की प्रॉब्लम, जूनागढ़ की प्रॉब्लम, कश्मीर समस्या जो हमारे इतिहास को आज भी वर्तमान में प्रभावित कर रहा है, और फिर किस तरीके से देश का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। एस के धर कमेटी से लेकर के न्यायमूर्ति फजल जो कमीशन बनाया गया था, फजल आयोग, वो सारी चीज़ें, और फिर भाषाई आंदोलन के आधार पर राज्यों का गठन, क्षेत्रीय आधार पर गठन, तो वो सारी चीज़ों को आपको लेकर के आना है। और इसमें बिपिन चंद्रा की जो इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस है, इसके 6 to 12 चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप यहाँ से इसको फोटो करके रख सकते हैं या यहाँ से अपना एक नोट्स बना सकते हैं, और आप बार बार रिवाइज करें, राइट करें, रिवाइज करें, राइट करें। आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेंस की प्रिपरेशन होगी। ज़्यादा कंटेंट इकट्ठा ना करिए, बल्कि उस कंटेंट को जो आपके पास अवेलेबल है बार बार रीड करिए, रिवाइज करिए, राइट करिए, तो आपको अपने आप एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, राइटिंग करने का भी एक वे मालूम हो जाएगा। थोड़ा सा लिमिट आप देखें कि IITians होते हैं वो सिर्फ 6 महीने की प्रिपरेशन में ही क्रैक कर देते हैं यूपीएससी को, और टॉपर में टॉप 100 में उनकी पोजीशंस होती है, बल्कि टॉप 100 में ज़्यादातर जो है वो IITians ही बैकग्राउंड के या मेडिकल बैकग्राउंड के होते हैं, क्योंकि वो बेस को लेके चलते हैं, क्या मांग है और क्या हमें उसका डिमांड को पूरा करना है। आपकी डिमांड एनसीईआरटी से पूरी हो जाती है, और किसी भी टॉपिक पर या किसी भी विषय पर एक अथेंटिक बुक और उसका बार बार रिवीजन और उसके जो मेन थीम है उसको पकड़ करके सिलेबस के साथ वो चलते हैं और वो सफलता प्राप्त कर लेते हैं। जबकि हिंदी माध्यम के जो प्रतियोगी होते हैं वो कंटेंट बहुत अधिक इकट्ठा करते हैं, रिवीजन उनका कम रहता है, राइटिंग उनकी कम रहती है, जिसके कारण वो सफलता से दूर रहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, चैप्टर 8 to 6, अगर इसी चैप्टर की बात की जाए यानी कंसोलिडेशन की बात की जाए, अगर आप बिपिन चंद्रा से नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है इंडिया आफ्टर गांधी रामचंद्र गुहा की है उसको आप पढ़ सकते हैं, या द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। नेक्स्ट स्लाइड, टॉपिक 5, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। अब हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड की अगर बात की जाए तो ये 18वीं सेंचुरी से शुरू होता है, और इसके अंतर्गत आपको इसमें आपको क्या क्या देखना है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, एक तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखनी है, फिर वर्ल्ड वार को देखना है, रीड्रॉन ऑफ नेशनल बाउंड्रीज जैसे इटली का यूनिफिकेशन, जर्मनी का यूनिफिकेशन, एकीकरण, कोलोनाइजेशन, उपनिवेश, डीकोलोनाइजेशन, जब सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हो गया तो उसके बाद डीकोलोनाइजेशन शुरू हुआ, पॉलिटिकल फिलॉसफीज लाइक कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, इन सारी चीज़ों को, और इसी तरह कोल्ड वार, ये सारी चीज़ें जो है आपके टॉपिक 5 में आएंगी। और ये टॉपिक 5 आपके लिए बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से अगर आपने प्रश्न आए हैं और आपने सही से अटेम्प्ट किया है तो आपको बहुत अच्छी मार्किंग मिलती है। इसके लिए अथेंटिक बुक्स भी मैंने आपको मेंशन करी हैं, ये कहाँ से आप इनको कर सकते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट स्लाइड, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, जैसे कि मैंने बताया, बुक्स जो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बाय नॉर्मन ल्यू, ये नॉर्मन ल्यू जो है इनकी बुक बहुत ही अथेंटिक बुक है, बट इंग्लिश में है। जो लोग इंग्लिश वाली नहीं पढ़ सकते हैं उनके लिए अखिल मूर्ति एक सर हैं संस्कृति IAS के, तो आप उनकी बुक भी पढ़ सकते हैं, वो भी बुक अच्छी है। अखिल मूर्ति सर की जो है इनकी बुक यूरोप का इतिहास करके है, आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा अर्जुन देव की हिस्ट्री आती है, उसे भी आप देख सकते हैं, ये भी बुक अच्छी है, ये भी बुक अच्छी है। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक 6, साइलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। देखिए सोसाइटी का एक टॉपिक 6 जोड़ा गया है, यूपीएससी में भी इस टॉपिक को अलग किया गया, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि सोसाइटी से जुड़े हुए प्रश्न पहले नहीं आते थे। सोसाइटी में जैसे जाति व्यवस्था भारत की है, सांप्रदायिकता की समस्या है, महिलाओं की समस्याएं हैं, चाइल्ड लेबर है, ये सारे प्रश्न जो है, शरणार्थियों की समस्या है, माइग्रेशन की समस्या है, तो इन पर आपको अपने व्यूज़ रखने होते हैं। ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, डाइवर्सिटी जो है इंडिया की उस पर प्रश्न बनते हैं, और आपको पहले उसमें करना क्या है कि पहले आप थीम पकड़ लें कि वो पूछ क्या रहा है, फिर कोर इश्यूज जो हैं उससे जुड़े हुए समस्याएं, और फिर उसका समाधान। जब तक आप समाधान नहीं देंगे किसी भी समस्या का, तब तक आपके अंदर थॉट जनरेशन नहीं होता है। थॉट जनरेशन के लिए ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव नैरेटिव, नेगेटिव नैरेटिव के साथ साथ उसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड करें। जो आर्गूमेंट आप कर रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव होने के साथ साथ, यानी पॉजिटिव आर्गूमेंट भी होना चाहिए, नेगेटिव आर्गूमेंट भी किसी पेपर में होना चाहिए, और साथ ही साथ उसका जो है सोल्यूशन भी आपको देना चाहिए। तो ये आप एनसीईआरटी की जो क्लास 12 की बुक है, आप उस
सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी क्लास 12 इसको बेस बना सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास और भी कई बुक्स हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। टू अदर बुक्स दैट कैन रीड इफ विश टू कवर दिस टॉपिक, एक है इंडियन सोसाइटी राम आहूजा की और सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया राम आहूजा। तो ये दोनों बुक जो है राम आहूजा सर की हैं, इन्हें भी आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे और न्यूज़पेपर से आपका अगर डेली रीडिंग करते हैं, एडिटोरियल्स पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली या उनके आर्टिकल्स को पढ़ रहे हैं तो आप इन सारे पेपर्स को बहुत ईजी वे में टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं नहीं ले रहा हूँ, वो आप देख लीजिएगा वरना वीडियो बड़ा हो जाएगा। टॉपिक 7, रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन, महिलाओं की भूमिका, उनके संगठन, पॉपुलेशन, एसोसिएटेड इश्यूज, पॉवर्टी, डेवलपमेंटल इश्यूज, अर्बनाइजेशन, देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर रेमेडीज। अर्बनाइजेशन जैसे मैंने लिया था कि बहुत सारे अमरूज सिटीज़ हैं, स्मार्ट सिटीज़ हैं, स्लम्स की जो प्रॉब्लम्स हैं, इसी तरीके से वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं। आप उसको एंशियंट टाइम से लेकर के मॉडर्न टाइम तक अगर रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा देगा। फिर इश्यूज़ क्या हैं वो आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। पॉवर्टी इरेडिकेशन से जुड़े हुए इश्यूज़, डेवलपमेंट से जुड़े हुए इश्यूज, डेवलपमेंटल इश्यूज़ जो है इन्वायरमेंटल इश्यूज से भी जुड़े हुए हैं। तो अगर आप टॉपिक 7 के किसी डेवलपमेंटल इश्यूज़ को राइट कर रहे हैं अपने आंसर में, तो अगर उससे आप इन्वायरमेंटल इश्यूज से रिलेट करेंगे तो आपका आंसर और यूनिक हो जाएगा। इस तरीके से आप उसको समझने के प्रयास करें तो डेफिनेटली यू कैन स्कोर मोर देन अदर स्टूडेंट्स। टॉपिक 8, ये टॉपिक 8 है। दिस टॉपिक इज़ वेरी जनरल इन नेचर, जैसा कि मैंने बताया, सॉरी टॉपिक जो 7 है वेरी जनरल इन नेचर है। कैन बी फाउंड इन वेरियस कॉलम्स ऑफ मैगजीन एंड न्यूज़पेपर और मैगजीन के हेल्प से आप कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक बुक्स रखने की जरूरत नहीं है, करंट अफेयर बेस्ड है ये टॉपिक जो है। गवर्नमेंट पॉलिसीज, स्कीम्स, इनिशिएटिव जो लिए जा रहे हैं, तमाम तरह के पोर्टल्स आ रहे हैं, ऐप्स आ रहे हैं, उमंग ऐप जैसे है, तमाम इस तरह की चीज़ों को आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने आंसर में, जो आपको हेल्प करेगा और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा नंबर भी फैच करेगा। नेक्स्ट स्लाइड, फिर आल्सो रीड वुमेन एंशियंट टू मॉडर्न। देखिए मैंने ये बताया, इसमें मैंने लिख भी रखा है, ट्राई टू इंटरलिंक डिफरेंट पेन ऑफ द सिलेबस एंड प्रिपेयर नोट्स अकॉर्डिंग। जैसे कि मैंने भी बताया था कि वर्णा सिस्टम और साथ में गांधी जी के विचार वर्णा सिस्टम पे क्या थे। टॉपिक 3 टॉपिक 1 से रिलेट करके पूछा गया। ऐसे ही ये टॉपिक 1 से टॉपिक 7, टॉपिक 3, टॉपिक 4 जैसे सोसाइटी में वुमेन्स की दशा, भारतीय धार्मिक जो ग्रंथ हैं वो उनमें उनसे जोड़ करके भी प्रश्न बन सकता है। तो आपको रिलेशन भी करने की आवश्यकता, और रिलेट आप तभी कर पाएंगे जब आपको पूरा सिलेबस मेमोराइज होगा, आपके माइंड में इम्प्रिंट होगा, छपा हुआ होगा। नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैंने छोड़ दिया है वरना वीडियो का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। टॉपिक 8, अब इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। दिस टॉपिक 2 इज ऑफ जनरल नेचर। ग्लोबलाइजेशन आप जानते हैं कि 91 में जब सरकार का मैक्सिमल जो सरकार का रोल है वो कम करके मिनिमल करना ही ग्लोबलाइजेशन है। विश्व की अर्थव्यवस्था से किसी एक देश विशेष की अर्थव्यवस्था को जोड़ देना ग्लोबलाइजेशन है। और इसके लिए प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन दो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल हैं। यानी सरकार की भूमिका को कम करना और प्राइवेटाइजेशन यानी लेके आना, और साथ ही साथ लिबरलाइजेशन जो पॉलिसीज़ हैं, सरकार का जो रोल है, जो सरकार के लाइसेंस सिस्टम है, परमिट सिस्टम है, परमिट राज को, लाइसेंसी राज को समाप्त करना, सरकार की भूमिका को कम करना, बल्कि पर्यवेक्षक जैसी भूमिका बनाना, यही ग्लोबलाइजेशन है। और जनरल टॉपिक है, न्यूज़पेपर में रोजाना रहता है, आप उससे देख सकते हैं। जैसे कि अभी भारत में कृषि सुधार जो बिल लाए गए वो भी ग्लोबलाइजेशन से ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि जिस तरीके से वैश्विक कृषि में परिवर्तन हुए हैं, वैसे परिवर्तन अगर भारतीय कृषि को आधुनिक बनाना है, ज़्यादा किसानों की आय को बढ़ाना है, तो हमें ग्लोबलाइजेशन की उन तकनीक को अपनाना पड़ेगा, तभी किसानों की आय को हम दुगना कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रिपेयर द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंडियन इकोनॉमी। ये तो बहुत जनरल टॉपिक है, आप लोगों को मालूम है, टॉपिक पे डिस्कशन नहीं हो रहा है, सिर्फ सिलेबस को समझने का प्रयास कर रहे हैं। टॉपिक 9, सोशल एम्पावरमेंट, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म। ये 4 टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे इंडियन, अगर आप बात की जाए समाज की, तो सोशल एम्पावरमेंट, इस सोशल एम्पावरमेंट में एक एम्पावरमेंट महिलाओं का एम्पावरमेंट है, चाइल्ड एम्पावरमेंट है,
एज ए होल पूरे देश के मानव समाज का विकास करते हुए उन्हें एम्पावर करना। और सांप्रदायिकता, चूंकि ये हमारी स्वतंत्रता की विरासत में हमको मिला है पार्टीशन के साथ, तो इससे जुड़ी हुई समस्याएं हैं। क्षेत्रवाद भारत में क्षेत्रीय दलों की भूमिका है और सेकुलरिज्म से जुड़े हुए भी प्रश्न हैं। तो ये टॉपिक भी आए दिन न्यूज़पेपर्स में रहते हैं। अगर हम इन पर नज़र रखें तो डेफिनेटली हम यहाँ पर करंट बेस्ड होकर के अपनी ओपिनियन और आंसर्स को जो है शेप कर सकते हैं, पैकेजिंग कर सकते हैं और ज़्यादा नंबर जो है हम स्कोर कर सकते हैं। नो द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म, इसके लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मालूम होने चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन की किसी भी बुक से आपको मिल जाएंगे। फिर नेक्स्ट अगर हम चले हैं स्लाइड्स की तरफ, टॉपिक 10 साइलेंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी। अब विश्व की जो ज्योग्राफी है उसके जो साइलेंट फीचर्स हैं, जैसे कि आपको मालूम ही है, चक्रवात है, पहाड़ है, पठार है, जो टोपोग्राफी है उससे जुड़े हुए अपने टॉपिक इज फ्रॉम वर्ल्ड ज्योग्राफी, कवर ओनली दीज विच आर वेरी जनरल इन नेचर। ठीक है, सामान्य रूप से होते हैं। और इसके लिए एक बुक इंग्लिश में है, वो बहुत अच्छी बुक है, लेकिन हिंदी के लिए आप चतुर्भुज मौर्या की एक बुक आती है, यूपी बोर्ड में हिंदी मीडियम के छात्र प्राय उसे पढ़ते रहे हैं। अच्छी बुक है और उससे आप बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हो। और एनसीईआरटी तो आपका बेस है। द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड ज्योग्राफी लाइक क्लाइमेट सिस्टम, प्लेट टेक्टोनिक्स, विंड सिस्टम एक्सेट्रा। द बुक्स आर नेसेसरी सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। ये फर्स्ट एडिशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, इंग्लिश में आती है। अगर आप इसे पढ़ सके तो वन ऑफ द बेस्ट बुक। लेकिन अगर नहीं है तो आपको मैंने बताया चतुर्भुज मौर्या की है, मजीद सर की बुक है, वो आप पढ़ सकते हैं। कई सारे बुक्स हैं। एनसीईआरटी क्लास 11 की फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, ये ज़रूर पढ़िएगा। इस बुक के बिना तो समझ लीजिए आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा। फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी को आप क्लास 11 की एनसीईआरटी से करें और फिर प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन हैं उन्हें आप देखें। टॉपिक 11 की अगर हम बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड, जैसे आयरन ओर है, कोल है, ऑयल है, ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर इंडस्ट्रीज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो प्राइमरी जैसे एग्रीकल्चरल बेस है और एग्रीकल्चर बेस जो प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्रियल और टर्शरी यानी जो सर्विस सेक्टर है, ये कहाँ कहाँ दुनिया में किन देशों में इनका विकास या किन महाद्वीपों में इनका विकास किस रूप में हुआ है, उससे जुड़ा हुआ प्रश्न है। उसमें इंक्लूडिंग इंडिया भी शामिल है। फिर लास्ट टॉपिक, और ये भी टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा एनसीईआरटी क्लास 12 ह्यूमन ज्योग्राफी से और एनसीईआरटी क्लास 12 इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। ये आप एनसीईआरटी से पढ़िए और सफिशिएंट है आपके लिए। मैगजीन जो है भूगोल और आप ज्योग्राफी एंड यू, ये बहुत ही अथेंटिक बुक है। इसके आर्टिकल जरूर पढ़ा करिए। डाउन टू अर्थ, कुरुक्षेत्र और योजना, वेरी लेस टू अंडरस्टैंड एंड मोर टू क्रैम। आपको समझना कम है, रटना ज़्यादा है। समझ लीजिए एक बार, दिमाग में बैठा लीजिए और लिख डालिए। नाउ लेट्स, हमारा ये जो है प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन, इसी के साथ आपका ये जो है 55 स्लाइड्स कंप्लीट हुए और हमने जीएस पेपर 1 को समझने का प्रयास किया है। जीएस पेपर 1 को अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका फैक्चुअल और कंसेप्चुअल दोनों प्रिपरेशन आपकी एक साथ होगी और ये इट विल गिव यू very delicious fruits. You can crack your UPPCS examination in just one attempt. This is my opinion. If you have any query, अगर आपको लगता है कि कोई प्रश्न उठाना है तो आप कमेंट बॉक्स में करके मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट जीएस पेपर 2 का मैं एनालिसिस सिलेबस का आपके सामने अपलोड करूंगा और लाइक और शेयर ज़रूर करिए क्योंकि मेरा ये टोटल फ्री चैनल है। इस पर सारी चीज़ें आपको फ्री मिलेंगी। 10,000 MCQs जो हैं स्लाइड्स के माध्यम से आपको यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए हम प्रोवाइड करने जा रहे हैं अपने इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।